नेपाल का बैतडी जिला एक शांत पहाड़ी इलाका जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 3 फरवरी 2021 को इस इलाके की शांति तब टूट गई जब 17 साल की मासूम लड़की भागीरथी भट्ट अपने स्कूल से घर लौटते समय रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। अगले ही दिन उसका शव एक जंगल से बरामद हुआ। इस वारदात ने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया। पुलिस जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे हुए और आखिरकार एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी रोमांचक और चौंकाने वाली कहानियों से जुड़े रह सकें। तो चलिए इस खौफनाक और दर्दनाक केस की पूरी कहानी जानते हैं। एक होनहार लड़की जिसके सपने अधूरे रह गए, भागीरथी भट्ट बैतडी जिले के डोगा डाकेदार गांव की रहने वाली थी। वह कक्षा 12 की छात्रा थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव की सेवा करे। शांत स्वभाव, मिलनसार और जिम्मेदार, ये शब्द उसके दोस्तों और परिवार वालों की जुबान पर हमेशा रहते थे। 3 फरवरी 2021 की सुबह वह रोज की तरह स्कूल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसका आखिरी दिन होगा। शाम के करीब 2:30 पर स्कूल की छुट्टी हुई। भागीरथी नूडल्स खाते हुए अपने घर के रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन वह घर कभी नहीं पहुंची। शाम ढलते ही जब भागीरथी घर नहीं लौटी तो परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने गांव वालों की मदद से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पूरी रात खोजबीन चलती रही मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह 4 फरवरी 2021 को उसका शव लवलेक सामुदायिक जंगल में सड़क से करीब 50 मीटर नीचे मिला। जिस हालत में उसकी डेड बॉडी मिली, उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, कुछ और भी हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो यह इशारा कर रहे थे कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने तुरंत मौके पर जांच शुरू की और शव के आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो कातिल ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। जब क्राइम सीन से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने भागीरथी का शव बरामद किया और आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भागीरथी की मौत दोपहर 2:40 से 2:47 के बीच हुई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन वह दरिंदे के चंगुल से खुद को बचा नहीं पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात सामने आई कि भागीरथी के साथ हत्या से पहले बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। यह जानकारी जब मीडिया तक पहुंची तो यह मामला जंगल की आग की तरह पूरे नेपाल में फैल गया। लोग इस घटना को लेकर इतने गुस्से में थे कि नेपाल के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी कि इस घटना को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और अपराधियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह मामला अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया। लोगों को डर था कि क्या यह अपराध भी जुलाई 2018 के निर्मला पंत बलात्कार और हत्या मामले की तरह वर्षों तक अनसुलझा रहेगा। निर्मला पंत केस की तरह यह मामला भी न्याय के इंतजार में न खो जाए, इसकी चिंता लोगों को सता रही थी। निर्मला पंत एक 13 वर्षीय नेपाली छात्रा की 2018 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। निर्मला का शव 27 जुलाई 2018 को कंचनपुर के भीमदत्त नगर पालिका में उसके घर के पास एक गन्ने के खेत में मिला था। इस जघन्य अपराध के बाद नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग उठी। हालांकि कई जांचों और कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के बावजूद आज तक असली अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है और मामला अनसुलझा है। पुलिस पर अब जबरदस्त दबाव था। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग उठ रही थी। लोगों को डर था कि कहीं यह केस भी सालों तक अधूरा न रह जाए। इसी दबाव के चलते पुलिस ने अपनी जांच और इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज कर दी। जांच टीम ने भागीरथी के स्कूल, गांव और आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। उसके दोस्त, परिवार के सदस्य और गांव के लोग सबसे सवाल किए गए। पुलिस को इस केस में जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना था, वरना जनता का गुस्सा काबू से बाहर हो सकता था। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे कड़ी पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा।
हर तरफ से जांच की जा रही थी, लेकिन मामला उलझता ही जा रहा था। पुलिस को लगने लगा था कि कातिल कोई ऐसा शख्स है जो या तो बहुत चालाक है या फिर अंदर से ही किसी तरह की मदद पा रहा है। गांव के लोग भी बेचैन थे। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं असली अपराधी खुलेआम उनके बीच न घूम रहा हो। और यहीं पर मामला और भी खौफनाक हो जाता है। कातिल सिर्फ भागीरथी का जानकार ही नहीं था, बल्कि वह उसी भीड़ का हिस्सा बना हुआ था जो न्याय की मांग कर रही थी। पहले दिन से ही वह गांव वालों के साथ उसकी तलाश में जुटा रहा। उसने मासूमियत का ऐसा नाटक किया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। यहां तक कि जब लोग भागीरथी के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी वह उन्हीं के बीच खड़ा था, गुस्से और दर्द का दिखावा कर रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन असली गुनहगार उनके सामने होते हुए भी उनकी नजरों से बचता रहा। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरा केस पलट दिया। भागीरथी के एक परिचित का बयान पुलिस को संदिग्ध लगा। वह शख्स था दिनेश भट्ट, जो उसी स्कूल में कक्षा 11 का छात्र था और रिश्ते में भागीरथी का भाई लगता था। दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह पूरे दिन स्कूल में था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य गवाहों से पता चला कि वह दोपहर में ही स्कूल से गायब हो गया था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया। दिनेश ने स्वीकार किया कि उसने ही भागीरथी की हत्या की, लेकिन वजह और भी चौंकाने वाली थी। उसकी चाची की कुछ साल पहले हत्या हो गई थी। उसे लगता था कि भागीरथी के परिवार का इसमें हाथ था। वह बदला लेना चाहता था। उसने उस दिन जानबूझकर 2 पीरियड्स बंक किए और जंगल के रास्ते में जाकर छिप गया। जैसे ही भागीरथी वहां से गुजरी, उसने पहले उसकी किताबें छीन लीं। जब वह विरोध करने लगी तो उसने उसे धक्का दिया, जिससे वह गिर गई और बेहोश हो गई। लेकिन दिनेश यहीं नहीं रुका। उसके अंदर भरा गुस्सा अब बाहर फूट रहा था। उसने भागीरथी को घसीटकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जंगल में ले गया। भागीरथी को होश आया तो उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह चिल्लाने लगी, लेकिन सुनसान इलाका होने की वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। दिनेश ने भागीरथी को दबोच लिया और उसकी एक न चली। फिर उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। पहले उसके साथ दरिंदगी की, और जब वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी तो उसने बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। भागीरथी छटपटाती रही, लेकिन दिनेश पर जैसे वहशीपन सवार था। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसके बाद दिनेश ने शव को झाड़ियों के बीच फेंक दिया और वहां से भाग निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या के बाद भी वह गांव वालों के साथ खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता रहा। वह न सिर्फ खोजबीन में शामिल हुआ, बल्कि विरोध प्रदर्शनों में भी आगे रहा। लेकिन पुलिस की जांच के आगे आखिरकार उसकी चालाकी नहीं टिक पाई। 16 फरवरी को दिनेश को गिरफ्तार किया गया। 17 फरवरी 2021 को जिला पुलिस कार्यालय बैतडी के परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने दिनेश भट्ट को सार्वजनिक रूप से पेश किया। भागीरथी के परिवार ने पहले साफ कह दिया था कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता वे उसकी बॉडी घर नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो आखिरकार 17 फरवरी 2021 को परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। भागीरथी के चाचा शिवराज भट्ट ने बताया कि 18 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे गोथला पानी से शव यात्रा निकलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि भागीरथी का अंतिम संस्कार शेरा के महाकाली आर्यघाट पर किया जाएगा। गांव वालों की आंखें नम थीं जब भागीरथी को अंतिम विदाई दी गई। उसकी मासूमियत और सपनों की याद में लोगों के दिल भारी थे। यह दृश्य न केवल भागीरथी के परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए एक दर्दनाक पल था। नेपाल पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सुदूर पश्चिम में बलात्कार के मामले हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत दोषियों को सजा मिलने की संख्या में लगातार कमी आ रही है। यह चिंताजनक स्थिति न केवल भागीरथी जैसे मामलों को जन्म दे रही है, बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ा रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या केवल अपराधियों को सजा देना ही काफी है? क्या हमें समाज की उस मानसिकता को नहीं बदलना चाहिए जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है? भागीरथी की कहानी सिर्फ एक लड़की की हत्या की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस समाज के लिए एक आईना है जहां बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए केवल कड़े कानून ही काफ़ी नहीं है। हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लड़की को सम्मान और सुरक्षा मिले और उसके सपनों को पूरा करने का मौका मिले। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी रोमांचक और चौंकाने वाली कहानियों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।